मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राजेश वर्मा। स्वागत है आप सभी का टीसी कैंपस के यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले हम बात करेंगे आज के आपके फर्स्ट टॉपिक रीजनिंग की, कोडिंग डिकोडिंग। तो चलिए सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करते हैं। मगर ये टॉपिक शुरू करने से पहले एक बार आपको याद दिलवा देता हूँ, टीसी कैंपस यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसकी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी सारी वीडियोज़ रेगुलर मिलती रहें। चलिए क्लास स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। मगर याद रहे कोडिंग डिकोडिंग में, इस टॉपिक में हम लोग अल्फ़ाबेट प्लस डिक्शनरी, इन दोनों चीज़ों को साथ साथ पढ़ेंगे। कोडिंग डिकोडिंग आपका टोटली अल्फ़ाबेट पे भी डिपेंड करता है, मगर डिक्शनरी का एक टॉपिक जो है वो इससे थोड़ा डिफरेंट है, मगर आता कोडिंग डिकोडिंग के अंदर ही है। तो चलिए अल्फ़ाबेट और डिक्शनरी इन दोनों को मिलाकर जो हमारे पास एक वर्ड बनता है कोडिंग डिकोडिंग, आज वहीं से शुरू करेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो कितने होते हैं, तो आप लोग कहते हैं कि सर हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं वो 26 होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि बताइए इस अल्फ़ाबेट्स में लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से इस पोजीशन पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, तो आप लोग कैसे बताएंगे? तो उसके लिए हम एक छोटा सा कीवर्ड यूज़ करेंगे, वो कीवर्ड भी अभी हम जानेंगे। मगर उससे पहले छोटी सी बात, अगर आप लोग कभी भी लिखना शुरू करते हो तो आप लोग किस साइड से लिखना शुरू करते हो क्लास? लेफ़्ट साइड से। क्लियर है यहाँ तक? लेफ़्ट साइड से चलते हुए आप जाते कहाँ तक हैं? राइट साइड तक। तो लेफ़्ट टू राइट जब भी हम लोग लिखना शुरू करते हैं तो हमारे पास जो सबसे पहला अल्फ़ाबेट आता है वो कौन सा होता है? ए। कौन सा होता है? ए। और जब हम आगे चलते हुए जो हमारे पास लास्ट अल्फ़ाबेट आता है वो लास्ट अल्फ़ाबेट कौन सा होता है? जेड। तो इस लेफ़्ट से राइट जब हम लोग यहाँ पर गए हैं तो लेफ़्ट साइड से जो हमारे पास पहला अल्फ़ाबेट आया क्लास, वो अल्फ़ाबेट कौन सा था? ए। और जब लेफ़्ट साइड से मूव करते हुए हम लोग गए राइट साइड की तरफ, तो लेफ़्ट साइड से जो सबसे लास्ट अल्फ़ाबेट है वो कौन सा है? जेड। यानी कि लेफ़्ट साइड से लास्ट अल्फ़ाबेट है जेड, राइट साइड से पहला अल्फ़ाबेट है जेड, मगर राइट साइड से जो लास्ट अल्फ़ाबेट है वो कौन सा है? ए। क्लियर है यहाँ तक? इसके ऊपर सबसे पहले क्वेश्चन आते थे कि भाई बताइए लेफ़्ट साइड से 13th पोजीशन पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? या फिर आपने सुना भी होगा, जैसे कई बार हम लोग मजाक में आपस में बोल देते हैं कि भाई बताइए ABCD का 11वां अक्षर के है इन हरियाणवी। तो ABCD का 11वां अक्षर के है का मतलब क्या होता है क्लास? कि भाई जो उसका 11th पोजीशन पर जो भी अल्फ़ाबेट आता है वो कौन सा होता है? के ही होता है। तो चलिए, तो लेफ़्ट साइड से 13th अल्फ़ाबेट कौन सा होगा? या कोई आपसे पूछ ले भाई राइट साइड से बताइए 19th पोजीशन पर कौन सा अल्फ़ाबेट होता है? तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कि भाई लेफ़्ट राइट से अगर हमको पोजीशन बतानी हो, एक तो हम यहाँ पर नंबर 1 से काउंट करें या फिर लास्ट में 26 से काउंट करें, तो इन चीज़ों में हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो एग्ज़ाम में जो हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, जो CA-CBT फाउंडेशन का, वहाँ पर हमारे पास एक सेकंड बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो वहाँ पर हम अपने टाइम को कैसे सेव करेंगे, तो उसके लिए हम एक छोटा सा कीवर्ड बनाते हैं कि भाई लेफ़्ट साइड से अगर आपसे किसी भी अल्फ़ाबेट की पोजीशन पूछी जाए तो उसके लिए हम एक कीवर्ड इजोटी का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे क्लास? इजोटी। ये हर 5 के गैप पर आपके सामने लिखा हुआ है, 5, 10, 15, 20 और 25। इस कीवर्ड को लिखने का सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमको क्या होता है कि अब आपको किसी भी अल्फ़ाबेट की पोजीशन को बताने के लिए अब आपको स्टार्टिंग से काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे उसने आपसे ये पूछ लिया अभी लेफ़्ट साइड से बताइए 13th पोजीशन पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, तो ऑब्वियस है आपको पता है अभी 10th पोजीशन पर क्या है? जे। तो आप उससे डायरेक्ट 3 पोजीशन आगे चले जाइए, के, एल और एम। तो आपके पास आ गया अभी लेफ़्ट साइड से 13th पोजीशन पर कौन सा अल्फ़ाबेट आया? एम। या फिर आपको पता भी 15th पोजीशन पर हमारे पास कौन सा अल्फ़ाबेट है? ओ। आप उससे 2 पोजीशन पीछे आ जाइए, एन एंड एम। तब भी हमारे पास क्या आया? 13th पर एम। क्लियर है? सेम क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछ ले भाई राइट साइड से 19th पोजीशन पर क्या आता है, तो देखते हैं। अब राइट साइड पर क्या है? जेड। और जब भी आप लोग लास्ट से काउंट करते हो क्लास, तो हमको हमेशा एक वैल्यू एक्स्ट्रा मिलती है। यानी कि राइट साइड से अगर हमको किसी भी अल्फ़ाबेट की पोजीशन बतानी हो तो हम उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं 27 माइनस एन। क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं क्लास? 27 माइनस एन। और एन क्या है? एन वो वैल्यू है जो हमें बतानी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हमारे पास तो टोटल अल्फ़ाबेट 26 ही थे, हम लोग माइनस कर रहे हैं 27 में से, ऐसा किस लिए? तो देखिए इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है बेसिकली वो होता है 26 माइनस एन प्लस 1।
ठीक है। 26 टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स, n वो वैल्यू है जो आपको बतानी है, और जब भी आप लास्ट से काउंट करते हैं तो हम एक वैल्यू प्लस इंक्लूड करते हैं। तो चलिए, तो हमारे पास ये क्या हो गया, 26 + 1 27 माइनस n, यानी कि राइट साइड से बताने के लिए। अब क्लास आपके पास पैटर्न था A to Z। सपोज करो अगर एग्जामिनर आपको कह दे कि भाई आप टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स, यानी कि आपके पास जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, आप उन सभी अल्फ़ाबेट्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखते हो। रिवर्स ऑर्डर इन द सेंस, मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि भाई आप सभी अल्फ़ाबेट्स को लेफ़्ट टू राइट जब आप लिखने के लिए गए हैं तो वहाँ पर आप उसको Z से A लिखते हैं। अब ऑर्डर तो रिवर्स हो गया, तो क्या उस केस में भी आपके पास ऑर्डर यही रहेगा? अब ये ऑर्डर तो चेंज होने से रहा जो कीवर्ड हम लोगों ने बनाए हैं, तो क्यों ना एक लैंडमार्क यानी कि एक पहचान, एक आइडेंटिटी ऐसी बना दी जाए कि आपके पास ऑर्डर चाहे कितनी बार भी रिवर्स आ जाए, डजेंट मैटर, प्रोसेस सेम रहे। क्लियर है? तो देखते हैं यहाँ पर जो हमारे पास एक राइट ऑर्डर था, हमने लेफ्ट साइड में क्या आया था हमारे पास A, तो हमने इसी को लैंडमार्क बना दिया कि भाई जब भी A की साइड से किसी भी अल्फ़ाबेट की पोजीशन पूछी जाए, अब वो A आपके पास चाहे लेफ्ट साइड में हो या फिर वो आपके पास राइट साइड में हो, डजेंट मैटर, जब भी A की साइड से आपसे किसी भी अल्फ़ाबेट की पोजीशन पूछी जाएगी तो उसके लिए हम एक इजोटी कीवर्ड का यूज़ करेंगे। क्लियर है क्लास? सेम कंडीशन, राइट इन द सेंस अगर Z की साइड से, अब वो Z आपके पास चाहे राइट में हो या फिर वहाँ पर आपके पास लेफ्ट में आ जाए, डजेंट मैटर। अगर आपने राइट साइड से किसी भी अल्फ़ाबेट की पोजीशन बतानी है यानी कि Z की साइड से, तो वहाँ पर 27 माइनस n का यूज़ करेंगे, फिर वो Z आपके पास चाहे राइट में हो या लेफ्ट में हो। क्लियर है यहाँ तक? अब क्लास अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई जो A to Z आपको ऑर्डर मिला हुआ है और वहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए भाई राइट साइड से बताइए 19th पोजीशन पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 27 माइनस 19 इक्वल टू 8, और 8th पोजीशन पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, H। तो हमारे पास राइट साइड से 19th पोजीशन पर कौन सा अल्फ़ाबेट आ जाएगा, H। क्लियर है यहाँ तक? हमारा काम यहीं तक ख़त्म नहीं होता है क्लास, क्योंकि ये हमारे पास बहुत ही पुराना मेथड है। जब सबसे पहले हम लोगों ने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में हम लोग बात करते थे, आज से 4 या 5 साल पहले की बात है, तब इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन आपके पास आते थे। अब क्वेश्चन में हर एक पोजीशन पर अल्फ़ाबेट पूछने की लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया है, स्पेशली आपके CACPT फाउंडेशन के बैच में। अब इस नए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, तो उस एग्ज़ाम के अंदर जो पोजीशन पर किसी भी नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आपके पास आता है, तो उसको पूछने के लिए मान लीजिए लेफ़्ट साइड से आपसे किसी भी अल्फ़ाबेट की पोजीशन पूछनी हो, तो उसके लिए हम लोगों ने जिस कीवर्ड का यूज़ किया था वो कीवर्ड आपके पास था इजोटी। हर 5 के डिफरेंस पर, 5, 10, 15, 20 एंड 25। सेम अगर राइट साइड से हमसे किसी भी अल्फ़ाबेट की पोजीशन पूछी जाती है तो 27 माइनस n, यही 2 पोजीशन हमारे पास थी। अब चलिए देखते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास कि भाई लेफ्ट साइड से 19th, लेफ्ट साइड से 19th और उसके लेफ्ट में 9th पोजीशन पर कौन सा अल्फ़ाबेट होगा, या फिर लेफ्ट साइड से 7th और उसके राइट में 10th पोजीशन पर कौन सा अल्फ़ाबेट होगा, या फिर आपसे पूछ ले भाई राइट साइड से 19th और उसके राइट में 9th पोजीशन पर कौन सा अल्फ़ाबेट होगा, या फिर आपसे पूछ लिया जाए भाई राइट साइड से 7th और उसके लेफ्ट में 10th पोजीशन पर कौन सा अल्फ़ाबेट होगा। तो आप कैसे बताएंगे? तो याद रहे, जहाँ पर भी दोनों साइडें सेम आ जाएं, जहाँ पर भी दोनों साइडें सेम आ जाए, चाहे वो लेफ्ट लेफ्ट हो या वो राइट राइट हो, जहाँ पर भी दोनों साइडें सेम आ जाएंगी उनके बीच की जो वैल्यू है वो माइनस हो जाएंगी, और जहाँ पर भी दोनों साइडें डिफरेंट होंगी उनके बीच की जो वैल्यूज है क्लास वो प्लस हो जाएंगी। सिर्फ एक यही डिफरेंस है इस टाइप में और जो पहले वाला एंशिएंट मेथड आपके पास आया था। लेफ्ट से 19th और उसके लेफ्ट में 9th, दोनों साइडें लेफ्ट हैं, बताना हमको उसी साइड से जो हमसे पहले पूछी गई है, श्योर है। लेफ्ट से 19th और उसके लेफ्ट में 9th, जब दोनों साइडें लेफ्ट हैं तो हमको भाई बताने किस साइड से है, लेफ्ट साइड से। दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस कितना आ गया,
10th। और सबको पता है अभी लेफ्ट साइड से 10th पोजीशन पर जो अल्फ़ाबेट हमारे पास आता है वो कौन सा है, जे, क्योंकि इजोटी कीवर्ड के अंदर जो 10th पोजीशन है वहाँ पर अल्फ़ाबेट कौन सा है, जे। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट करते हैं, लेफ्ट से 7th और उसके राइट में 10th पोजीशन। अब देखिए लेफ्ट राइट दो डिफरेंट साइड्स हैं और जहाँ पर भी दोनों डिफरेंट साइड्स आ जाएं तो उनके बीच की जो वैल्यूज़ है क्लास वो क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। यानी कि अब हमको यहाँ से बताना है लेफ्ट साइड से 17th पोजीशन, और लेफ्ट साइड से 17th पोजीशन पर जो अल्फ़ाबेट आपके पास आता है वो कौन सा होता है, क्यू। लेफ्ट साइड से 15th पोजीशन पर हमारे पास क्या था, ओ, उससे 2 पोजीशन आगे क्यू। राइट साइड से 19th और उसके राइट में 9th। अगर मैं बात करूं यहाँ से दोनों सेम साइड हैं तो हमको राइट साइड से बताना कौन सा है, 10th। मगर क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ क्लास। अब आपको राइट से 10th बताना है और आप 10th पोजीशन देखते इसको जे मत बता देना, ऐसा ये सिंपल नहीं है। राइट साइड से जब आपसे 10th पोजीशन पर पूछा गया तो राइट साइड से बताने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है क्लास वो होता है 27 माइनस n। और जब आप यहाँ पर वो वैल्यू रखेंगे तो 27 माइनस 10 इक्वल टू 17th, और 17th पोजीशन पर जो अल्फ़ाबेट आपके पास आया वो क्या है, Q। तो राइट साइड से 19th और उसके राइट में 9th, यानी कि राइट साइड से जो 10th पोजीशन पर जो भी अल्फ़ाबेट आपके पास आया वो कौन सा है, Q। चलिए राइट से 7th और उसके लेफ्ट में 10th, राइट से कौन सा हो गया क्लास, 17th। और जब आप इस चीज़ को करेंगे 27 माइनस 17 इक्वल टू 10, अब यहाँ पर कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, जे। तो राइट साइड से 17th पोजीशन पर क्या आएगा, जे, और राइट साइड से 10th पोजीशन पर क्या आएगा, क्यू। क्योंकि अब यहाँ पर हम राइट साइड यानी कि रिवर्स ऑर्डर में बात कर रहे हैं और हम पीछे से उस चीज़ को काउंट कर रहे हैं, तो हमने वहाँ पर फॉर्मूला क्या यूज़ किया, 27 माइनस n। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं। ज़रूरी नहीं है क्लास की जो क्वेश्चंस आपने अभी पढ़े आपको एग्जाम में ऐसे ही मिले, क्वेश्चन के पैटर्न को थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। सपोज कीजिए वो कहता है कि भाई जो भी आप लोग किसी भी अल्फ़ाबेट्स के बारे में अगर हम बात करें कि भाई मान लो आप किसी भी अल्फ़ाबेट्स के ऑर्डर को आप उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, आप उनको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हो या उनको एक सही ऑर्डर में आप अरेंज करते हो, तो उन सभी चीज़ों को हम किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। सपोज कीजिए जब हम लोग लेफ़्ट से राइट लिखने की बात करते हैं तो लेफ़्ट से राइट चलते हुए हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो 26 होते हैं। और सपोज कीजिए अब एग्जामिनर आपको ये कह दे कि भी जो टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स आपके पास हैं हम उनको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब होता है भाई फर्स्ट 13 हाफ में और जो लास्ट 13 है वो सेकेंड हाफ में रहेंगे। तो वो कहता है भाई फर्स्ट 13 जो आपका फर्स्ट हाफ है उसको तो आप लिखते हैं सही ऑर्डर में, और जो सेकेंड हाफ है आप उसको लिखते हैं रिवर्स ऑर्डर में, Z to N। क्लियर है। अब अगर वो आपसे ये पूछ ले भाई लेफ्ट साइड से 10th और उसके राइट में 7th पोजीशन पर कौन सा अल्फ़ाबेट होगा। अब देखिए लेफ्ट से 10th राइट से 7th दोनों डिफरेंट साइड्स आपके पास हैं, दोनों डिफरेंट साइड्स से आपके पास होना है मतलब क्या है भाई आप इन दोनों साइड्स को आप प्लस कर देते हैं दोनों वैल्यूज़ को, तो अब आपको लेफ्ट साइड से 17th पोजीशन पर बताना है कौन सा अल्फ़ाबेट है। और आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स का आंसर रहेगा भाई क्यू, यही है, मगर ये ऑप्शन गलत है, इस बात को ध्यान से देखना। उसने लेफ्ट साइड से कौन सा ऑप्शन पूछा है, 17th। मगर अब आपने ये चीज़ नोट करो जो ये ऑर्डर है आपके पास 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, पहले वाला हाफ सही है बिल्कुल राइट ऑर्डर में है, मगर जो लास्ट हाफ है वो रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो भाई 17 में से 13 को तो आप रिमूव कर दीजिए, इनका कुछ नहीं करना है, क्योंकि इन 13 को क्रॉस करने के बाद बाकी के 4 बताने हैं तब हमारे पास 17th पोजीशन आएगी। मगर यहाँ पर क्या आ गया, Z, और Z का मतलब क्या हो जाएगा, जब भी आपको Z की साइड से किसी भी अल्फ़ाबेट की पोजीशन बतानी है तो 27 माइनस कर दीजिए, 27 माइनस 4 23, और 23 पर हमारे पास क्या आ जाता है, W। तो लेफ्ट साइड से 17th पोजीशन पर हमारे पास कौन सा अल्फ़ाबेट आ जाएगा, W। मैं आपको इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ, A to M, ये हमारे पास 13th हो गई भाई। 13th पोजीशन तक हमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे पास सही ऑर्डर था। जो लास्ट है आपके पास देखिए Z, Y, X,
और W, यही तो बनेंगे जब आप उसी ऑर्डर में चलेंगे। तो 13 के बाद 14, 15, 16 एंड 17। तो हमारे पास जो लेफ्ट साइड से जो 17th पोजीशन पर कौन सा अल्फ़ाबेट आया? W। क्लियर है यहाँ तक? सपोज कीजिए क्लास, अगर कोई अब आपसे ये पूछ ले कि भाई राइट साइड से 19th और उसके राइट में 12th पोजीशन पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। अब देखिए, कई बार बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज इन द सेंस कि सर आपने तो बताया था लेफ्ट टू राइट जब हम चलेंगे तो A to Z होगा। तो बेटा यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखें, हमने टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, A to M, और सेकंड को रिवर्स ऑर्डर में Z to N लिखा हुआ है। अब जब राइट साइड से 19th और राइट साइड से 12th है, तो अभी हम एक सेकंड के लिए इस टेंशन को भूल जाते हैं। सबसे पहले हम इस टेंशन को लेते हैं, राइट से 19th और उसके राइट में 12th, यानी कि हमको राइट साइड से बताना है 7th पोजीशन पर जो भी अल्फ़ाबेट आए। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर जब आपने देखा राइट साइड से कौन सा अल्फ़ाबेट आपके पास? N, और ये N जो है हमको पता है भाई ये 13th पोजीशन यानी कि M से आगे आता है। तो ठीक है भाई, इसमें 13 में 7 वैल्यू प्लस कर दीजिए, कितना हो गया? 20, और 20 पे हमारे पास क्या आ जाता है? T। तो राइट साइड से जो 7th पोजीशन होगी वहाँ पर कौन सा अल्फ़ाबेट आ जाएगा? T आ जाएगा। क्लियर है? फिर से बता देता हूँ, जब आप लोगों ने राइट साइड से इस वैल्यू को चेक किया तो इस वैल्यू को चेक करने का मतलब था कि भाई राइट साइड में आपके पास जो अल्फ़ाबेट दिया हुआ है वो N दिया हुआ है, और ये भी आपके पास पहला अल्फ़ाबेट है। राइट साइड से पहला अल्फ़ाबेट कौन सा है? N। हमको राइट साइड से बताना कौन सा है? 7th। जब राइट साइड से फर्स्ट अल्फ़ाबेट N है और N की वैल्यू हमको पता है भाई ये 14th पोजीशन पर आता है, तो उससे आगे हमको 6 ही तो जोड़ने हैं। 14 और 6 कितना हो गया? 20, और 20th पोजीशन पर कौन सा आता है? T। या तो आप इस चीज़ को इस तरीके से काउंट कर लो, या फिर हमने देखा भाई राइट साइड से जो अल्फ़ाबेट हमारे पास है वो N है, और N जो है वो M के बाद आता है। किसके बाद आता है? M के बाद आता है, और M की जो वैल्यू हमारे पास है वो 13th है। कौन सी है? 13th। और इस 13th पोजीशन के बाद राइट साइड शुरू हो जाती है। तो ठीक है भाई, 7th हमसे पूछा गया है राइट साइड से, तो 13 + 7 कितना हो गया? 20, और वहाँ से भी हमारे पास अल्फ़ाबेट कौन सा आएगा? T ही आएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब वो क्वेश्चन को एक तरीके से और घुमा देता है। पूछता है कि भाई आपके पास जो अल्फ़ाबेट थे, पहले वाले अल्फ़ाबेट को आपने लिख दिया, पहले वाले हाफ पार्ट को आपने लिखा A to M, सेकेंड हाफ को आपने इसके नीचे रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया Z to N, Z to N। अब पूछता है भाई बताइए K के अपोजिट क्या होगा, या पूछ ले भाई बताइए C के अपोजिट क्या होगा। तो कैसे बताएंगे? तो क्लास एक सिंपल सी बात, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को ध्यान से देखना। और कोडिंग डिकोडिंग के अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वो इसी टाइप पर बनता है। A की जो वैल्यू है कितनी होती है? 1। जो पोजीशन है अल्फ़ाबेट्स में कौन सी होती है? फर्स्ट पोजीशन होती है। Z की जो पोजीशन है अल्फ़ाबेट में वो कौन सी होती है? 26th पोजीशन होती है। क्लियर है यहाँ तक? M की जो पोजीशन है वो कौन सी होती है? 13th, और N की जो पोजीशन होती है वो कौन सी होती है? 14th। जब आप इन दोनों चीज़ों को, जब आप इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, 1 + 26 जो वैल्यू आपके पास है उन दोनों का सम कितना आया? 27। 13 + 14 इन दोनों वैल्यूज़ का सम कितना आया? 27। तो अब याद रहे, अगर किसी भी 2 इक्वल पार्ट्स में, अगर किसी भी 2 हाफ में पहली और लास्ट की वैल्यूज़ का सम अगर 27 आ जाता है तो उनके बीच वाली सभी वैल्यूज़ का सम 27 ही रहेगा, जो कि एक दूसरे के अपोजिट रखी हुई है। और यहीं से हमारे पास आ जाता है क्लास अपोजिट वर्ड का कंसेप्ट। अपोजिट वर्ड का कंसेप्ट। अब क्लास यहाँ से एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप किसी से पूछते हैं कि भाई अपोजिट वर्ड कौन से होते हैं, तो आपको मोस्टली ये क्या आंसर सुनने को मिलता है कि सर A का अपोजिट Z होता है, B का अपोजिट Y होता है, C का अपोजिट X होता है। मगर वो सभी चीज़ें बनी कैसे हैं? किसी भी चीज़ का होना ज़रूरी नहीं है, मगर वो चीज़ें हुई किस वजह से हैं?
वो चीज़ मैटर करती है। तो अपोजिट वर्ड का जो कंसेप्ट है बेसिकली वो हमारे पास आया कहाँ से, वो यहीं से आ रहा है। जैसे भी हम लोगों ने पूछा भी के अपोजिट क्या है या सी के अपोजिट क्या है, तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ट्रिक बनाई कि भाई अगर किसी भी हाफ में पहली 2 वैल्यूज़ का सम 27 हो जाए या लास्ट की 2 वैल्यूज़ का सम 27 हो जाए, तो बीच वाली सभी अपोजिट वैल्यूज़ का सम कितना होगा, 27 होगा। ये 101% ट्रू है। तो देखते हैं अभी, जब हम लोगों ने यहाँ से चेक किया 27, तो यहीं से अपोजिट वर्ड का कंसेप्ट निकल के क्या आया कि भाई जब किसी भी 2 अल्फ़ाबेट्स की, फिर से बता रहा हूँ नोट कर लेना साथ साथ, जब किसी भी 2 अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन का सम 27 हो जाए, कितना हो जाए, 27 हो जाए, तो वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है। डजेंट मैटर भाई ए के अपोजिट जेड आएगा या कुछ भी आएगा, मगर जो मेन फंडा है, जो मेन रूल है वो यही है कि भाई जब किसी भी 2 अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन का सम 27 हो जाएगा तो वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। क्लास क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं ए के अपोजिट क्या है, जेड। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, सम शुड बी 27, सम शुड बी 27। क्लियर है। अब देखते हैं ए का अपोजिट जेड, एम का अपोजिट एन। हमको नहीं पता, के और सी के बारे में हमसे पूछा गया है। अगर मैं बात करूं के की, तो के की वैल्यू कितनी होती है, 11। 27 होने के लिए 16 की हमको रिक्वायर्ड है, और 16th पोजीशन पर क्या आता है, पी। तो के अपोजिट क्या हो जाएगा, पी। सी की वैल्यू होती है 3, और 3 में 27 बनाने के लिए उसको 24 ऐड करना पड़ेगा, और 24th पोजीशन पर हमारे पास क्या आता है, x आता है। क्लियर है। तो सम शुड बी 27। तो अभी मैं आपको लिखवाता हूँ अपोजिट वर्ड। तो चलिए क्लास अभी हम बात करते हैं अपोजिट वर्ड से। तो चलिए अपोजिट वर्ड क्या होते हैं, जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, जब किसी भी 2 अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन का सम 27 हो जाए, कितना हो जाए, 27, तो वो एक दूसरे के लिए अपोजिट वर्ड हो जाता है। सम शुड बी 27। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अल्फ़ाबेट ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ई का अपोजिट वी, एफ का अपोजिट यू, जी का अपोजिट टी, एच एस आई आर जे क्यू के पी एल ओ एम का अपोजिट क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अपोजिट वर्ड हमारे पास सिर्फ इतना ही है, इससे आगे नहीं चलेंगे, क्योंकि हमको पता भी अगर हम इससे आगे चलेंगे तो सारे अल्फ़ाबेट्स खुद को रिपीट करना शुरू कर देंगे। एम का अपोजिट यहाँ से एन है, एम के बाद क्या आएगा, एन, और वहाँ से एन का अपोजिट क्या हो जाएगा, एम। तो सारे अल्फ़ाबेट्स खुद को रिपीट करना शुरू कर देंगे। तो सिर्फ यहीं तक करेंगे। हमको पता भी अगर यहाँ पर एच का अपोजिट एस है तो आगे जाके एस का अपोजिट क्या होगा, एच। यहाँ पर अगर ए का जेड है तो लास्ट में जेड का अपोजिट क्या होगा, ए। सारे एक दूसरे क्या कहलाएंगे, अपोजिट वर्ड। इनको याद रखने के लिए आप अपने खुद के शॉर्ट फॉर्म भी बना सकते हो, जैसे ए जेड अर्ज किया है, बी वाई बाय बाय, सी एक्स करक्स, डी डब्ल्यू ड्यू। मैंने भी कुछ बनाए हुए हैं, सुन लो। ज़बरदस्ती सुनने पड़ेंगे क्योंकि वीडियो देख रहे हो, स्किप भी कर सकते हो। ए जेड से क्या बनता है क्लास, आज। क्या बनता है, आज। बी वाई बाईपास पर, क्या बनता है, बाईपास पर। सी एक्स बोलने में क्या आता है, 6, यानी कि 6 बजे, आज बाईपास पर 6 बजे। डी डब्ल्यू दूध वाले के पास। ई वी इवनिंग में, यानी कि शाम के समय। एफ यू फ्यू कुछ देर के लिए। जी टी रोड पर। एच एस हंसते हुए। आई आर इधर उधर देखते हुए, हो सकता है किसी घर वाले आने से मना कर दें। जे क्यू जेब कतरों की तरह। के पी कुछ पल के लिए। एल ओ लो यानी कि धीरे से, और एम एन मिलना है। अब इस फॉर्म को एक बार फिर से रिपीट करेंगे। आज बाईपास पर 6 बजे दूध वाले के पास शाम के समय कुछ देर के लिए जीटी रोड पर हंसते हुए एक इधर उधर देखकर जेब कतरों की तरह कुछ पल के लिए धीरे से मिलना है।
अगर किसी के घर वाले आने से मना कर दें तो घबराने की जरूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, भरपूर यूज करना। इस LO को उल्टा कर दो, OL, ऑनलाइन मिलना है। जियो ने, अंबानी ने पूरी सुविधा दी है तो समस्या नहीं है। तो एक बार इन सबको नोट करो। अपोजिट वर्ड थे क्लास, अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। चलिए, कोडिंग डिकोडिंग के अंदर जो सबसे पहले क्वेश्चन आते हैं वो अपोजिट वर्ड से रिलेटेड ही आते हैं। और क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो, जब भी कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए तो हम सबसे पहले यही चेक करेंगे भी कहीं वो एक दूसरे के अपोजिट तो नहीं। और अगर वो सभी वर्ड एक दूसरे के अपोजिट हैं तो जो भी हमसे पूछा गया है हम उसके अपोजिट ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन एनी कोड लैंग्वेज, इन एनी कोड लैंग्वेज, किसी सांकेतिक भाषा में चेयर को X, S, Z, R, I कहा जाता है। इन एनी कोड लैंग्वेज चेयर इज नोन एज X, S, Z, R, I. Find in the same code language, find in the same code language table is written as what? तो चलिए देखते हैं। मैंने जैसे अभी आपको बताया, जब भी हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले हम यही चेक करते हैं कहीं वो एक दूसरे के अपोजिट तो नहीं। तो चलिए, हमारे पास जो क्वेश्चन आया था वो था क्लास चेयर के नाम से। किसके नाम से था? चेयर। उसने आपको बताया क्या कि भाई इन एनी कोड लैंग्वेज चेयर इज नोन एज X, S, Z, R, I। ठीक है। जब आपने चेक किया कि भाई C को X बोला गया है और आप लोगों ने चेक किया तो भाई C जो है वो तो X के अपोजिट है। H को क्या बोला गया है? S। H, S एक दूसरे के अपोजिट है। A का अपोजिट Z है, I का अपोजिट R है एंड R का अपोजिट I है। तो ये सारे ही अगर एक दूसरे के अपोजिट है तो सेम टेबल है। तो T का अपोजिट क्या होता है? G, A का अपोजिट Z, B का अपोजिट Y, L का अपोजिट O एंड E का अपोजिट क्या होता है? V। और यही हमारे पास आंसर आ जाएगा क्लास G, Z, Y, O, V। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, सेकंड क्वेश्चन है क्लास, इन एनी कोड लैंग्वेज सैटेलाइट इज नोन एज VG, RO, VG, ZH. Find in the same code language opposite is written as what? तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास में आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। देखिए, जब आप लोगों ने चेयर वाला क्वेश्चन किया था इससे पहले वाला, तो आपके जो लेफ्ट साइड से रिवर्स थे, सभी लेफ्ट साइड से अपोजिट थे। यहाँ पर राइट साइड से अपोजिट है। देखिए, E का अपोजिट V, T का G, I का अपोजिट R, L का O एंड सो ऑन। इसी तरीके से लास्ट से अपोजिट चले हुए हैं। तो सेम E का अपोजिट V, T का अपोजिट G, I का अपोजिट R, S का अपोजिट H, O का अपोजिट L, P का अपोजिट K, सेम प्रोसेस P का अपोजिट K एंड O का अपोजिट L। दिस इज आवर आंसर। तो क्लास, जब भी आप लोगों ने बात की थी फर्स्ट चेयर वाले क्वेश्चन की, वहाँ पर हम लोगों ने लेफ्ट साइड से अपोजिट लिए थे और यहाँ पर ये सब राइट साइड से अपोजिट हैं। तो दो सिंपल क्वेश्चंस तो आपके सामने यही हैं, मगर अपोजिट वर्ड में भी इसकी 2 से 3 टाइप और थोड़ी पजलिंग में आती हैं। अभी हम उनके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन है, इन एनी कोड लैंग्वेज, इन एनी कोड लैंग्वेज सैटेलाइट इज नोन एज VG, ZH, VG, RO। क्लियर है? अब आप लोग इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को देखने के बाद ये समझेंगे कि सर उन्होंने इस वाले पार्ट को उठा के आगे रख दिया है और इस वाले पार्ट को उठा के पीछे रख दिया है। चलिए देखते हैं। बट फाइंड इन द सेम कोड लैंग्वेज सोल्जर्स इज रिटन एज व्हाट? तो देखिए क्लास, यहाँ पर जो क्वेश्चन है हम लोगों ने सैटेलाइट को हम लोगों ने किस तरीके से सोल्व किया है वो देखते हैं। सैटेलाइट,
वी जी जेड एच वी जी आर ओ। क्लियर क्लास? हमने इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उनके रिवर्स ऑर्डर में अपोजिट लिख दिए, यानी कि राइट साइड से ई का अपोजिट वी, टी का जी, ए का जेड एंड एस का एच। सेम कंडीशन, ई का अपोजिट वी, टी का अपोजिट जी, आई का अपोजिट आर एंड एल का अपोजिट ओ। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अभी अगर हम बात करें सोल्जर्स की, जो कि हमारा क्वेश्चन है, SOLD और इसका जो सेकंड है IERS सोल्जर्स। तो क्लास सबसे पहले डी का जो अपोजिट हमारे पास आएगा वो है W, L का अपोजिट O, O का अपोजिट है L और S का अपोजिट है H। सेम S का अपोजिट H, R का अपोजिट I, E का अपोजिट V एंड I का अपोजिट R, यानी कि W O L H H I V R। यही हमारे पास आंसर है क्लास। यहाँ पर तो क्लास हम लोगों ने जैसे 4-4 के पेयर बनाए हैं, हो सकता है वो आपको 3-3 के पेयर बना के दे दे। फॉर एग्जाम्पल, इन एनी कोड लैंग्वेज solutions is known as O L H R G F H M L. Find in the same code language optionals is written as what? क्लियर है? चलिए देखते हैं अभी। सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें, SOL, उसने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ क्लास। UTIONS सॉल्यूशंस में L का अपोजिट O का अपोजिट L और S का अपोजिट H, I का अपोजिट R, T का अपोजिट G एंड U का अपोजिट F, S का अपोजिट H, N का अपोजिट M और O का अपोजिट L। OLH देखिए हमारे पास यही आया है, जो सेकंड है RGF और थर्ड HML, यही है। तो यानी कि उसने हमारे पास इस क्वेश्चंस की जो ट्रिक दी है वो अपोजिट वर्ड में ही 3-3 के पेयर बना कर दी है क्लास। तो ऑप्शनल्स में भी OPTIONALS GKL। देखिए T का अपोजिट G, P का अपोजिट K एंड O का अपोजिट L, N का अपोजिट M, O का अपोजिट L एंड I का अपोजिट R, ML R, S का अपोजिट H, L का अपोजिट O एंड A का अपोजिट Z, HOZ, यानी कि क्लास GKL MLR HOZ, यही हमारे पास आंसर रहेगा। क्लियर है? अपोजिट वर्ड का मैं अभी आपको एक लास्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ, काफ़ी इजी है, देखते हैं कौन कौन करता है। इन एनी कोड लैंग्वेज OTLG is written as LGOT. Find in the same code language house is known as what? आप में से अभी बहुत से बच्चों ने तो ये भी सोच लिया होगा कि सर यहाँ पर SE लास्ट वाले दोनों को आगे लिख दिया और इनको एज इट इज़, तो ये हो जाएगा HO और जो बीच में है U उसको एज इट इज छोड़ देते हैं। आप में से काफ़ी के अकॉर्डिंग आंसर ये रहा होगा, मगर ऐसा नहीं है। ज़रा इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा। OTLG को LGOT कहा गया। देखिए O का अपोजिट क्या है L,
T का अपोजिट G, L का अपोजिट O एंड G का अपोजिट T, ये सारे ही अपोजिट हैं, ठीक है। तो H का अपोजिट S, O का अपोजिट L, U का अपोजिट F, S का अपोजिट H एंड E का अपोजिट V। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा क्लास, SLFHV। क्लियर है। तो ये थे क्लास अपोजिट वर्ड से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है, मैंने आपको सिर्फ इसका एक बेसिक बताया है, बाकी क्वेश्चंस हम इसके असाइनमेंट में ज़रूर करेंगे। और अपोजिट वर्ड के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं क्लास, उनमें से काफ़ी क्वेश्चंस हम आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे, मगर अभी के लिए सिर्फ इतना ही। तो याद रहे, आपके CA/CPT फाउंडेशन के अकॉर्डिंग जो आपका एक नॉर्मल प्रोसेस रहता है, जो आपके फाउंडेशन बैच के लिए कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते इसी लेवल पर हैं। क्लियर है। चलिए।